Hey guys, welcome to our channel WV Solution by Greek Sisters. So today we are going to start the different types of forces. जैसा कि हम लोगों ने न्यूटन्स के लॉ के अनुसार जाना कि फोर्स ही एकमात्र वजह है, फोर्स ही एकमात्र कारण है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के लिए या उसमें त्वरण उत्पन्न करने के लिए, यानी उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है? फोर्स है। तो फोर्स किसको कहते हैं? force is that which acting on a body change या उसे फोर्स एक वो कारण है जिसके कारण उस वस्तु, फोर्स वो बाह्य भौतिक कारण है जो किसी स्थिर वस्तु को गति या किसी गतिशील वस्तु को स्थिर या विरामावस्था में प्रदान करता है या प्रदान करने की चेष्टा करता है। तो फोर्स इज दैट विच एक्टिंग ऑन ए बॉडी चेंज और tends to change the state of rest or uniform motion of the body in a straight line. ओके, मतलब फोर्स क्या है कि फोर्स एक ऐसा भौतिक कारण है, एक ऐसा भौतिक वजह है जो किसी स्थिर वस्तु को गति या किसी गतिशील वस्तु को स्थिरता प्रदान करता है। क्योंकि फोर्स में क्या है? फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है, इसलिए फोर्स एक दैसिक राशि है। और ऐसा यूनिट है फोर्स का, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन और सीजीएस है डाइन। तो फोर्स समझ में आ रहा है कि फोर्स क्या है? कि फोर्स एक वह भौतिक कारण है जिसके कारण किसी वस्तु में या तो चेंज, उसके रेस्ट को मोशन में और मोशन को रेस्ट में पूरी तरह से करने की कोशिश करता है, एक बल। तो फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स का एक टाइप है आपका थ्रस्ट। थ्रस्ट किसको कहते हैं? तो थ्रस्ट किसको कहते हैं? द फोर्स एक्टिंग on a body perpendicular to its surface is called thrust। थ्रस्ट कहते हैं कि जो फोर्स जो किसी बॉडी के सरफेस पे परपेंडिकुलर काम करता है तो उसको हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट मीन्स दाब। जैसे कि एक पानी के ऊपर आप लोग ध्यान दिए होंगे कि पानी के ऊपर जब किसी फ्लूइड के ऊपर उसके लंबवत, जैसे कि एक फ्लूइड है, इस तरह से माना कोई फ्लूइड है, एक बकेट में फ्लूइड रखे हम और ऊपर से एक खाली बॉटल लेकर उसको इस तरह से पलट के पुश करते हैं तो हमें कुछ एक फोर्स फील होता है, वही है जिसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट मीन्स परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर, उस फोर्स जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर उस सरफेस पे जब लगे तो हमें जो फील होता है कि हाँ यहाँ पर तो खाली बॉटल, जब हम उल्टे बॉटल करके डुबोते हैं तो हमें फील होता है कि वो नीचे से कुछ दबाव, कुछ दाब दे रहा है, कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसी फोर्स को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। मीन्स थ्रस्ट क्या है कि जब एक वस्तु को दूसरे फ्लूइड पर रखते हैं तो ऊपरी वाली वस्तु नीचे वाली दरो वस्तु के ऊपर क्या होती है, नीचे वाले तल के ऊपर लंबवत नीचे की तरफ से बल लगाती है, इसी को ही थ्रस्ट कहते हैं। यानी कि नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट बाय द फ्लूइड ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट विद द फ्लूइड इज कॉल्ड थ्रस्ट। ये समझ में आया कि थ्रस्ट क्या है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये सब फोर्स के टाइप्स हैं। पुश किसको कहते हैं, तो पुश मीन्स हुआ एक्सर्ट फोर्स ऑन someone or something in order to move them away from oneself। यानी कि एक्सर्ट फोर्स जब कुछ किसी वस्तु पे, किसी बॉडी पे लगाया जाता है तो क्या होता है कि वो अपने आप से मूव कर जाए, तो उसको हम लोग पुश कहते हैं। देखिए, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है, कांटेक्ट में आती है, तो दोनों वस्तुओं के बीच में क्या होता है, रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, एक्शन एंड रिएक्शन होता है। तो दोनों वस्तुएं क्या करती हैं कि एक दूसरे को हटाने का प्रयास करती हैं, इसी को ही, इन दोनों के बीच में जो फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो है पुश। ध्यान देने की बात है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो दोनों के बीच में क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे को हटाने का प्रयास करती हैं। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसी को हम लोग पुश कहते हैं। सो अंडरस्टैंड कि पुश, व्हाट इज पुश। ध्यान दीजिएगा कि यदि आप दरवाजा या खिड़की जब आप पुश करते हैं या धक्का देते हैं तो आपको फील होता है कि इधर से धक्का दिए तो उधर से रिटर्न में भी फिर कुछ वापस आया, तो क्या हुआ, यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ काम कर रहा है और हमारे हाथ पे एक चोट लगती है, धक्का देने पे एक फील होता है एक फोर्स का, तो क्या हुआ यहाँ पर, इसी को हम लोग पुश करते हैं। और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ में इसी तरह से जो हम देख चुके हैं, जो नेक्स्ट हमारा प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि हाँ, और पढ़ भी चुके हैं कि पुश, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक एग्जाम्पल भी हुआ कि पुश क्या है। सो नेक्स्ट हमारा आता है, जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स जब किसी गतिशील वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, तो वस्तु क्या होती है, वो धीरे धीरे अपनी अवस्था में आने लगती है। तो यदि इसी प्रकार स्थिर वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या होता है कि वो वस्तु क्या है, गतिज अवस्था में आने लगती है। और जब वस्तु पर कोई तिरछा बल लगाते हैं तो वस्तु की क्या होती है कि गति की दिशा ही बदल जाती है। तो वस्तु द्वारा बल क्या करता है कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। इसके अलावा बल क्या करता है, वस्तु की आकृति भी बदल जाती है, बल के द्वारा वस्तु की आकृति भी बदल जाती है। जैसे कि रबर की गेंद को हथेली से पुश करने से दबाने पर उसकी आकृति बदल जाती है, उसी प्रकार स्प्रिंग को खींचने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो वस्तु पर लग के उसको उसके अंदर उसकी बाह्य आकृति में एक परिवर्तन ला देता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। उसी तरह से बहुत तरह का फोर्स होता है, जैसे कि हमारा है पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसी तरह से है आपका ये इलेक्ट्रॉनिक फोर्स है, उसी तरह से है मैग्नेटिक फोर्स है।
तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस है जो हमारे सिलेबस में है, आप उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि थोड़ा बहुत टच कराया गया है। उस तरह से बैलेंस्ड फोर्स क्या है? बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स उसको कहते हैं, माना कि कोई बॉडी को हम लोग लेते हैं और इसको यहाँ से पुल किया, यहाँ से पुल किया, यहाँ 10 न्यूटन से और यहाँ भी 10 न्यूटन से। तो क्या हुआ कि ये जो बॉडी है वो ना तो इधर मूव करेगी ना इधर मूव करेगी, वो क्या रह जाएगी, यहाँ पर ये बॉडी स्थिर हो जाएगी। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। यानी यहाँ भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी क्या हुआ, ये बॉडी स्थिर हो गई। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। अतः क्या हुआ कि शून्य बल के कारण वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये वस्तु तो मूव नहीं किया, ना इधर मूव किया ना इधर मूव किया। तो यहाँ पर यदि वस्तु पर बलों का परिमाण शून्य हो तो उस बल को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, यानी संतुलित बल कहा जाता है। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हुआ कि माना कि कोई एक वेट है यहाँ पर और यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और यहाँ से आपका 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो क्या होगा, ये बॉडी जिधर ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है उधर ही मूव कर जाएगी, यानी कि ये बैलेंस नहीं कर पा रही है, तो ये इधर मूव कर रही है जिधर ज़्यादा बल लगाया जा रहा है। तो ये क्या हुआ है, अनबैलेंस्ड फोर्स। सिंपल है, अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया? यहाँ पर शून्य बल नहीं हुआ, यहाँ पर वेलोसिटी भी हो रहा है, तो जिसके कारण क्या हुआ, ये अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स किसको कहते हैं। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या है कि द resultant of two forces can be found by adding the vectors that represent the forces. The resultant मतलब क्या होता है, परिणाम। तो रिजल्टेंट मतलब परिणामी, उस चीज का कोई एक रिजल्ट निकल रहा है। तो परिणामी फोर्स क्या होता है, the resultant of two forces can be found by adding the vectors। उनके वेक्टर्स को ऐड करने पर जो फोर्स जो प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा है पैरेललोग्राम का जो फोर्स का जो नियम होता है उसी को ही इस पर माना गया है। माना कि देखिए यहाँ पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ पर एक फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का, यहाँ पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। चूंकि यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन में हो रहा है फोर्स, अब बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है, ये एक दूसरे पर लंबवत है। यहाँ पर एक दूसरे पर चूंकि फोर्स एक ही है, 10 न्यूटन का ही है, लेकिन यहाँ दोनों स्ट्रेट लाइन पाथ पे नहीं है। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इनका रिजल्टेंट फोर्स ये होगा, ये ना फोर्स ना ये बॉडी ना इधर मूव कर पाएगी ना इधर मूव कर पाएगी, तो जहाँ मूव कर पाएगी वो होगा ये। तो ये हुआ आपका रिजल्टेंट फोर्स। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक इस तरह से ड्रॉ करते हैं और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो ये पैरेललोग्राम का ही रूल कहा जाता है। ये हुआ उसका रिजल्टेंट फोर्स, ये उस बॉडी का रिजल्टेंट फोर्स हुआ। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस कैन बी फाउंड बाय एडिंग द वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स को एडिंग करने पर क्या आता है कि जो फोर्स आएगा उसी को ही हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहा जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है। हम लोगों ने एक चीज और नहीं नोटिस किया था हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ में। नेक्स्ट चूंकि हम प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा ही जिक्र किए थे, तो उसमें है समवेग। समवेग किसको कहते हैं, मीन्स मोमेंटम। मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज
मोमेंटम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मास इन अ मोशन, जब कोई फोर्स लगाया जाता है तो न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाया जाता है तो उसका मास मोशन में आता है। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव मास, सो हम लोग जानते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मास होता है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट हैज मोमेंटम। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या होगा कि उसमें मोमेंटम होगा ही। The momentum of an object is equal to the mass of the object times velocity of the object, यानी कि P is equal to mv, where P is momentum, m is equal to mass of the body, or v is the velocity of the body. So momentum is equal to P is equal to m into v, means momentum को डिफाइन कर सकते हैं मास इन अ मोशन। सो जब मास मूव करेगा तो उसके साथ साथ वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी और मास के मल्टीप्लिकेशन को ही हम लोग मोमेंटम कहा जाता है। सो इस तरह से हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में जाके। सो प्लीज़ देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे स्टे विद अस, और कांटेक्ट हमें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू फॉर